हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाका एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। फर्स्ट चरण में हम लोगों ने देखा है पार्ट फर्स्ट क्रांतिकारी आंदोलन का। आज पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में आम माफी दी जा रही थी। तो आम माफी के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता सचिंद्रनाथ सन्याल की रिहाई हुई। सचिंद्रनाथ सन्याल ने भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्रित कर हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का गठन 1922 में कानपुर में किया। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1920 में आम माफी के सिलसिले में सचिंद्रनाथ सन्याल की रिहाई हुई। उन्होंने भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्रित करके हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना 1922 में कानपुर में की। इन्हीं के एक सहयोगी थे जतिन मुखर्जी। सचिंद्रनाथ सन्याल के सहयोगी थे जतिन मुखर्जी, जिनकी जेल में ही अनशन के कारण 63 दिनों के बाद मृत्यु हो गई थी। इन्हीं के बरसी के अवसर पर भारत के सभी हिस्सों के सभी क्षेत्रों के क्रांतिकारियों ने एकत्रित होकर क्रांति को और तेज या तीव्र करने की प्रतिज्ञा की थी। जतिन मुखर्जी के बरसी के अवसर पर देश के सभी क्रांतिकारियों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन को तेज करने की प्रतिज्ञा की और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में एक संगठन स्थापित किया गया। उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका गठन फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में हुआ। ध्यान रखेंगे, इसी हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ HARA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका गठन 1922 में कानपुर में हुआ था, इसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया। हरा का नाम हसरा कर दिया गया। हिंदुस्तान प्रजा सोशलिस्ट समाजवादी रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। इसका स्थापना दिसंबर 1928 में हुई। ध्यान रखेंगे कि ये दो संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। इसी हरा का नाम हसरा हो गया था। अब भी जानते होंगे कि फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली इस क्रांतिकारियों के संगठन का इतिहास बना, मीन्स दिल्ली में हुआ था। इस संगठन के 3 आदर्श थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के 3 आदर्श थे। इनका पहला आदर्श था कि समाजवादी विचारधारा से प्रेरित, ध्यान रखेंगे,
कि समाजवादी विचारधारा से प्रेरित संयुक्त भारत में ये गणतंत्र की स्थापना होगी। ये डेमोक्रेसी के सोच थी इनकी। इस संगठन की जो सोच थी वह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी और भारत के एकीकरण की थी। संयुक्त भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना। और दूसरा था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति है। ये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति है डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई व क्रांति का प्रदर्शन। और तीसरा जो इनका आदर्श था वो था गांधी के नीतियों के प्रति जनता को उनकी निरर्थकता के प्रति जागृत करना। मीन्स जनता को गांधी के नीतियों की निरर्थकता के प्रति जागृत करना। इनका ये 3 आदर्श था। इनके घोषणा पत्र में कहा गया था कि आतंकवाद पूर्ण क्रांति नहीं और क्रांति आतंकवाद के बिना पूर्ण नहीं होती। हम दया की भीख नहीं मांगते। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला तक की है। वो फैसला है हार या जीत। इनके घोषणा पत्र में कहा गया था। तो हम एक पॉइंट बनाना चाहते हैं कि 1920 में सचिन नाथ सन्याल, इनकी पुस्तक भी है जिनका नाम है बंदी जीवन। ध्यान रखेंगे ये बंदी जीवन ये सचिन नाथ सन्याल की एक पुस्तक है, बुक है। तो आम माफी के सिलसिले में सचिन नाथ सन्याल को रिहाई हुई थी और इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को एकत्रित करके कानपुर में हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना 1922 में किया। इन्हीं के सहयोगी जतिन मुखर्जी की जेल में अनशन के कारण मृत्यु हो गई थी, जिनकी बरसी के अवसर पर क्रांतिकारियों ने आंदोलन को तेज करने की प्रतिज्ञा की और उसी के परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन हुआ था। और जिनके आदर्श थे कि हम स्वतंत्र भारत में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित संयुक्त भारत में गणतंत्र की स्थापना करेंगे और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई या क्रांति की जाएगी। और वर्तमान में जनता को गांधी के नीतियों के प्रति जो निरर्थकता थी उस निरर्थकता के प्रति जागृत करना था। इनके घोषणा पत्र में कहा गया था कि आतंकवाद, इन लोग आतंकवादी कहा गया कि आतंकवाद पूर्ण क्रांति नहीं, किंतु कोई भी क्रांति आतंकवाद के बिना पूर्ण नहीं होती। हम दया की भीख नहीं मांगते। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक है। वो फैसला है हार या जीत। एक और ये काकोरी केस या काकोरी कांड एक घटना है। एक घटना थी 9 अगस्त, ध्यान रखेंगे कि 9 अगस्त 1925। ये पूछा जाता है कि 9 अगस्त 1925 में ये काकोरी कांड हुआ था। काकोरी जो लखनऊ के पास है। काकोरी कांड, ध्यान रखेंगे कि काकोरी कांड क्या था। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आरपी बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में लखनऊ के पास एक ट्रेन लूटी गई थी काकोरी में। इसलिए इसको कहते हैं काकोरी कांड। ध्यान रखेंगे कि यहीं पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सहयोगी अशफाक उल्लाह खां
और रोशन सिंह भी थे। और इस काकोरी कांड में अशफाकुल्ला को और आरपी बिस्मिल, रोशन सिंह को भी फांसी दी गई थी। लेकिन अशफाकुल्ला, ध्यान रखेंगे कि अशफाकुल्ला ये फांसी पाने वाले ये प्रथम मुस्लिम थे। अब क्रांतिकारियों में हम उल्लेख करेंगे सरदार भगत सिंह का। ध्यान रखेंगे कि भगत सिंह के बिना एक क्रांतिकारी आंदोलन अधूरा है। तो भगत सिंह का जन्म 1907 में लायलपुर, ये पंजाब प्रांत के लायलपुर में हुआ था और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1907 में भगत सिंह का जन्म लायलपुर पंजाब में हुआ था, जो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। आप जानते हैं कि इन्होंने अपने दोस्त ये लाहौर छात्र संघ का गठन उन्होंने अपने दोस्त सुखदेव के साथ मिलकर किया था। ध्यान रखेंगे कि लाहौर छात्र संघ का गठन भगत सिंह ने अपने दोस्त सुखदेव के साथ मिलकर किया था। और भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा, ध्यान रखेंगे कि कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था। तो नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने 1926 में किया था, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। ध्यान रखेंगे कि भगत सिंह ने ये पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये पब्लिक सेफ्टी बिल, जिस पब्लिक सेफ्टी बिल को लाला लाजपत राय ने गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दिया था। तो भगत सिंह ने अपने साथियों बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधायिका में बम फेंका था इसी एक्ट के विरुद्ध। लेकिन आप जानते हैं कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना किसी की हत्या करना नहीं था, किसी का मर्डर करना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक उनकी आवाज पहुंचाना था कि आखिर हम चाहते क्या हैं। इस बम को फेंककर वह साबित करना चाहते थे कि हम आम जनता के, आम अंग्रेज के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपनी जो आवाज है, जो अपनी विचारधारा है, वह जनता, वह सरकार के सम्मुख रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बम फेंक कर उन्होंने गिरफ्तारी दी थी और कोर्ट में, अदालत में पहुंचकर अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का एक माध्यम बनाया था। आप जानते हैं कि इस बम की घटना से भगत सिंह या किसी को फांसी नहीं हो सकती थी, इसलिए सरकार ने इनका संबंध सैंडर्स हत्याकांड, ये सैंडर्स हत्याकांड या इसको द्वितीय लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता है। भगत सिंह को बम की घटना से फांसी नहीं हो सकती थी, इसलिए उनका संबंध सैंडर्स हत्याकांड या द्वितीय लाहौर षड्यंत्र से जोड़ दिया गया था। और इसी हत्याकांड में उनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा उनके साथियों बटुकेश्वर दत्त
तथा राजगुरु। ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त तथा राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त व राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसमें प्रश्न पूछता है कि कौन नहीं था, तो आप स्पष्ट तीनों को ध्यान दे रहेंगे कि कौन थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त तथा राजगुरु थे, इन्हीं को फांसी दी गई थी। आप जानते हैं, थोड़ा सा सैंडर्स हत्याकांड पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय, जब भारत में साइमन कमीशन आया था, पूरे देश में उसका बहिष्कार किया गया था। इसी परिवेश में लाला लाजपत राय विरोध करते समय लाहौर विरोध किए हुए थे साइमन कमीशन का, तो उन पर डीवाईएसपी सैंडर्स के नेतृत्व में हमला किया गया था और उसी हमले में, उसी लाठीचार्ज में कुछ दिनों के बाद लाजपत राय की हत्या हो गई थी और उस हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने डीवाईएसपी सैंडर्स की हत्या की थी। ध्यान रखेंगे, यद्यपि प्रमाण का अभाव था, फिर भी सरकार ने इस बम की घटना को आधार नहीं बनाया, बल्कि सैंडर्स हत्याकांड का आधार बनाकर भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। अब जानते हैं कि उन्होंने कोर्ट के सम्मुख अपने अंतिम संदेश में कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इसका कोई खास महत्व नहीं है कि वह शोषक अंग्रेज पूंजीपति है या भारतीयों का संगठन है या पूरी तरह भारतीय है। ये भगत सिंह का आम अंतिम संदेश था। इन्हीं के एक दोस्त थे, इन्हीं भगत सिंह के एक दोस्त थे, सभी जानते होंगे, जो आजाद के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद से सभी परिचित होंगे। अभी आज का उल्लेख किए थे कि चंद्रशेखर आजाद ने सभी क्रांतिकारियों को संगठित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था और चंद्रशेखर आजाद ये मध्य प्रदेश के झाबुआ के निवासी थे। झाबुआ जिले के निवासी पंडित सीताराम तिवारी के पुत्र थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन इनकी कर्मभूमि मुख्यतः उत्तर प्रदेश या भारत के समग्र क्षेत्रों में ही थी। दिल्ली में इन्होंने संगठन बनाया था और चंद्रशेखर आजाद ये इलाहाबाद प्रवास के दौरान इनको एक देशद्रोही ने सरकार को सूचना दे दी थी। ये चारों तरफ से घिर गए थे और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के कारण इन्होंने आत्महत्या कर लिया था, यानी कि सुसाइड कर लिया था। ध्यान रखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद ये जिनको 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ में मारे गए थे। लेकिन सभी जानते होंगे कि जब 16 वर्ष की अवस्था में गिरफ्तार हुए थे तो गिरफ्तारी के दौरान अपने नाम आजाद बताया था और इतनी मार खाई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पुलिस के हाथ नहीं चढ़ूंगा, और तब से वो पुलिस से बचते रहे। लेकिन जब अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर गए थे, एक गोली बची थी तो उन्होंने अपनी कनपटी पर सटाकर गोली मार ली थी। और आज उस अल्फ्रेड पार्क का नाम, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, उसी तरह अल्फ्रेड पार्क का नाम आजाद पार्क कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के कहने पर ही एक क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा, ये भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बम, यानी कि बम का
दर्शन। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बम या बम का दर्शन शीर्षक नाम से एक दस्तावेज जारी किया था। क्रांतिकारियों ने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए जो दस्तावेज फिलॉसफी ऑफ बम जारी किया था उसे चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं, ये बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में हम पढ़ेंगे चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार कांड। ध्यान रखेंगे कि एक शिक्षक मास्टर दा सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने ये कांड किया था, यानी कि चटगांव जो वर्तमान बांग्लादेश में है, ये चटगांव में शस्त्रागार को लूट लिया था। लेकिन लूटते समय बंदूकें तो लूटी गई, लेकिन क्रांतिकारी गोलियां भूल गए। बंदूक तो लूटे लेकिन गोलियां वहीं छोड़ दिए थे। वो शस्त्रागार लूटते समय नारा दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, गांधी राज की स्थापना हो गई है। अंततः जनवरी 1934 में मास्टर दा सूर्यसेन को फांसी दे दी गई थी। लेकिन बंगाल में इस नए आतंकवादी आंदोलन की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें युवतियों अर्थात लड़कियों का भारी मात्रा में प्रवेश। इस चटगांव शस्त्रागार में या जो नया बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता रही कि इस आंदोलन में भारी मात्रा में युवतियों अर्थात लड़कियों की भागीदारी। आप जानते हैं कि प्रीतिलता वाडेकर चटगांव में रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय मारी गई थी। कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी, इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उसी तरह शांति चौधरी और सुनीता चौधरी स्कूली छात्राएं थी जो दीक्षांत समारोह में पुरस्कार ग्रहण करते समय डीएम को गोली मारी थी। तो ये समय की सबसे प्रमुख विशेषता रही बंगाल में युवतियों का भारी मात्रा में प्रवेश। एक और घटना है कामागाटा मारू प्रकरण। ध्यान रखेंगे कि यह घटना 1914 की है। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, थोड़ा सा आप इसको समझ लें। ध्यान रखेंगे कि सिंगापुर में एक ठेकेदार थे गुरमुख सिंह। ये गुरमुख सिंह या गुरदीप सिंह, ये सिंगापुर में ठेकेदारी करते थे। उन्होंने एक जापानी जहाज कामागाटा मारू एक जापान की जहाज है। तो जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेकर इसमें लगभग 300 भारतीयों को बैठाकर ये कनाडा की तरफ निकल पड़े थे। गुरमुख सिंह जो सिंगापुर में ठेकेदार थे, 300 भारतीयों को लेकर ये कनाडा के वैंकूवर की तरफ रवाना हुए। लेकिन कनाडा सरकार ने इनके प्रवेश पर रोक लगा दी। कनाडा सरकार ने इन भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने से रोक दिया। तो ये फिर कनाडा से यह जहाज ये बजबज बंदरगाह, ये कलकत्ता में यह बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और इस जहाज में क्रांतिकारी होने का संदेह था। इसलिए सरकार ने इनकी जांच शुरू कर दी। इन क्रांतिकारियों को
क्रांतिकारी होने का संदेश है सरकार को, इसलिए तलाशी लेना शुरू कर दिया और तलाशी के दौरान इसमें लगभग 18 सिख मारे गए थे और इसी घटना को ये कामागाटा मारू प्रकरण से नाम जानते हैं। इसमें सरकार बदनाम हुई थी और इस घटना को भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने तरीके से बदल लिया था। तो इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।